जय हिंद आप सभी को, मैं पंकज कुमार हूँ और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इम्यूनोलॉजी आईआईटी जैम के पीवाई के क्वेश्चन। आईआईटी जैम में जो इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस महीने में, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते रहते हैं ना। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हमारे यू बायोलॉजी ऐप पे अपलोडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप जाके डायरेक्टली उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए लिंक को और फिर आईआईटी इम्यूनोलॉजी के यूआईक्यू के क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद से देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर कम आ रहे हैं, कहीं कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी लगती है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो तब जाके ये वीडियो को आप शुरू से करें। अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आईआईटी जैम के पीवाई के क्वेश्चन चाहिए तो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई लिंक के ऊपर से आ रही होगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, और यू बायोलॉजी को डाउनलोड कीजिए लाइव क्लासेस और हमारे स्टडी मटेरियल के लिए। तो स्टडी मटेरियल में हम लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चंस दे रहे हैं और हैंड्स नोट दे रहे हैं और प्रैक्टिस दे रहे हैं बाकी, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव क्लासेस भी है अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आईआईटी जैम इम्यूनोलॉजी पीवाईक्यू तो पिछले 7-8 साल के क्वेश्चंस है, और इम्यूनोलॉजी जो ये जो चैप्टर है, ये आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और क्लासिकल जेनेटिक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इससे जो साल में अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो कम से कम 1 से लेके 2 क्वेश्चन आते हैं, और 1 साल में तो मैंने देखा करीबन 3 क्वेश्चन थे। तो एवरेज आप ले सकते हो, 1 से लेके 2 क्वेश्चन हर साल इसमें आते हैं। तो और ये किसी भी सेक्शन में आ सकते हैं, सेक्शन ए, बी या सी में। 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, या किसी और कितने अलग मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो बट 1 या 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं, तो 1 मार्क्स का होगा या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन में ये आते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन आएँगे कम से कम, ये आप याद रख लेना। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेस द ह्यूमन प्लेसेंटा? तो इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है? तो याद रखना, आईजीजी जो है ये हिमोग्लोबिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर देता है। आईजीए किसमें होता है? मिल्क में होता है। किसमें? जो माँ का जो दूध होता है वो, उसमें ये आईजी ये होता है माँ के दूध में, ठीक है। आईजीई क्या करता है? आईजीई करता है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक। हाइपर सेंसिटिविटी करता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी आप समझ लो साधारण भाषा में, जी, एलर्जी कॉज करता है। आईजीजी जो पहला एंटीबॉडी हम आपने देखा, जो ह्यूमन प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और आईजीएम क्या होता है? ये डी और एम जो है वो पहला फर्स्ट एंटीबॉडी होंगे, ठीक है। एंटी बॉडी होता है, और ये सॉल्युबल फॉर्म में भी हो सकता है। किसके फॉर्म में हो सकता है? सॉल्युबल फॉर्म में हो सकता है। और साथ में साथ ये क्या होगा? पेंटावेलेंट होगा। कैसा? पेंटा पेंटामेरिक कह लो, पेंटामेरिक, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा एंटीबॉडी, इसी प्रकार का होता है ना। तो ये क्या होता है कि आप देखोगे इस तरह से, ये 1, 2, 3, 4 और फिर 5, सॉरी थोड़ा सा साफ नहीं बना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो एंटीबॉडी है वो पेंटामेरिक है, और इस तरह से इसको जोड़ने के लिए एक खास तरह का चेन आता है जिसको हम लोग जे चैन कहते हैं। वो जे जे चैन जो होगा वो इनके बीच में इस तरह से जुड़ा रहता है, जे चैन, ठीक है। तो इसमें जे चैन होता है, और ए जो होता है वो भी डाइमेरिक फॉर्म में आता है, और उसमें भी जे चैन होता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसमें भी जे चैन होगा, जे चैन, और ए में भी क्या होता है?
जे चैन, अगर ये डाइमेरिक है तो, ठीक है? चलो, तो ये थी इसके लिए ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खुद से पहले बनाओ कि पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ सब यूनिट वैक्सीन, कंपोनेंट इन सब यूनिट वैक्सीन, ठीक है? कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड, इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन, इनएक्टिवेटेड वायरस और वायरल ग्लाइकोप्रोटीन। इनमें से कौन सा है जो एज ए सब यूनिट ऑफ वैक्सीन के तौर पे यूज नहीं किया जाता, ठीक है? या वैक्सीन के कंपोनेंट के तौर पे यूज नहीं किया जाता है। तो देखो, वैक्सीन तो इन सब से ही बनता है, लेकिन इसमें क्या है कि इनएक्टिवेटेड वायरस से भी वैक्सीन बनता है। इसमें पूछा है कि सब यूनिट उसमें उपयोग ऑर्गेनिज्म के या वायरस के या माइक्रोबियल के कौन से पार्ट वैक्सीन डेवलप करने में यूज होते हैं। तो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड होता है, ये सब यूनिट है, ठीक है? ये पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, तो ये तो होता है। इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन भी होता है जो पैसिव इम्यूनिटी देगा, ठीक है? और फिर वायरल ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। ये सारे चीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या है, क्या दिया है इसने? इनएक्टिवेटेड वायरस। सो इनएक्टिवेटेड वायरस मतलब कि पूरा का पूरा वायरस, और पूरा का पूरा वायरस कोई कंपोनेंट नहीं है, ये पूरा एक लिविंग, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है लिविंग स्टेट में, जो शरीर के अंदर जाने के बाद हमें बीमारी कॉज करता है। तो ये कंप्लीट वन इंडिविजुअल है जो उपयोग करता है वैक्सीन के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नॉट यूज एज ए कॉम्पोनेंट। ये कॉम्पोनेंट नहीं है, पूरा ऑर्गेनिज्म है। क्या है कॉम्पोनेंट? एक्सोटॉक्सिन, पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये कॉम्पोनेंट है, ठीक है? तो इसका आंसर सी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंटीबॉडी कंटेन जे चैन इन देयर मल्टीमेरिक फॉर्म? देखो, मैंने बताया था ना, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जे चैन मल्टीमेरिक फॉर्म में किसमें पाया जाता है। इसमें देखो, ए और ई में तो पाया जाता है, ई में नहीं पाया जाता। ए और एम इसमें पाया जाता है, डी और ई में नहीं पाया जाता, डी जी में नहीं पाया जाता। आंसर क्या होगा? बी इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपने बी लगाया ये आंसर तो एकदम सही लगाया आपने, एकदम खुश हो जाने की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि और भी क्वेश्चन है। देखो, आगे करते जाएंगे। इसमें देखो, यहाँ पे बता रखा है ये मार्क्स का, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था जो तीसरे नंबर था, और इसमें नेगेटिव क्या है? 0.33। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और नेगेटिव 0.66 है। क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर वाला कि क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल आर नॉट एक्सप्रेस्ड बाय। क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है आर नॉट एक्सप्रेस्ड बाय, किससे एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है? तो जो क्लास 2 होता है वो खास तरह के सेल से एक्सप्रेस होता है, लेकिन जो एमएससी क्लास 1 होता है वो न्यूक्लिएटेड सेल से एक्सप्रेस होता है, ठीक है? याद रखना, एक्सप्रेस्ड इन एक्सप्रेस्ड इन न्यूक्लिएटेड सेल, ओके? न्यूक्लिएटेड सेल, एक्सप्रेस्ड इन न्यूक्लिएटेड सेल, आ रही बात समझ? तो न्यूक्लिएटेड सेल में ये एक्सप्रेस होता है, यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा एमएससी का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर दूं, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, ताकि ये पूरी वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो क्या आप चाहते हो कि मैं इसको कंप्लीट समझा दूं इसको, कि या फिर बस ये क्वेश्चन का आंसर छोड़ दूं? क्या चाहते हो बताओ, कमेंट में बताओ मुझे। अगर चाहते हो कि मैं पूरा बताऊं तो जस्ट लाइक करो, मुझे एक लाइक मिल जाएगी कम से कम आपकी तरफ से, तो फिर मुझे खुशी होगी कि हाँ, आपने रिप्लाई किया, आपने देखा, आपके बीच में और हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना? तो ये देखो, मैं बता देता हूँ इसको, कॉन्सेप्ट को। तो वीडियो जो है थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके पास उतना सब्र है ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको, और ये सीएसआईआर लेवल की बुक है, मतलब उससे भी ऊपर के क्यूब है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ पूरी अच्छी तरह से। सो एमएससी क्लास 1 जीन एन्कोडेड ग्लाइकोप्रोटीन expressed on the surface of nearly all nucleated cell. So ये all nucleated cell में क्या होता है? MSC class 1 होता है। Major function of the class 1 gene product is presentation of endogenous cytosolic peptide. अब होता क्या है कि ये जो सेल है, ये क्या करता है? किसी एक पैथोजन को लेता है। मान लो ये पैथोजन को लिया, ठीक है? इसका ये न्यूक्लियस, ठीक? अब इसको क्या किया उसने? इस पैथोजन को मैं दूसरे कलर से बताता हूँ। इस पैथोजन को अंदर लिया,
और इसको क्या करता है, इसको अंदर को तोड़ देता है ना? इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इसको तोड़ के क्या करता है कि इसको हमारे एमएससी वाले मॉलिक्यूल के पास इस पे लोड कर देता है। जैसे ये लोड लोड होता है, लोड होने के बाद से फिर फाइनली क्या होगा, ये बाहर की तरफ ऐसे आ जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाता है, एक मिनट रुको। ये बाहर की तरफ आ जाता है और ये इस तरह से, इस तरह से जो हमारा लोडेड पेप्टाइड है वो क्या था, रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है एमएचसी मॉलिक्यूल हमारा, ये क्या है हमारा एमएचसी। सो एमएचसी जो होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वो क्या होता है, जो पेप्टाइड है, जो मतलब पैथोजेन का एंटीजन होगा उसको साइटोप्लाज्म में तोड़ा, एमएससी पे लोड किया, एमएससी पे लोड किया और फिर बाहर प्रेजेंट कर देता है। एमएससी क्लास 1 प्रेजेंट कर रही है। कौन से सेल होंगे? जिसके भी पास ये न्यूक्लियस होगा, वो सारे सेल ऐसा करेंगे, ठीक है? ये हमारा क्या था? ये हमारा पैथोजेन था। ठीक है? ये आप समझ लो एंटीजन। अब ये क्या होगा? ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है कि भाई प्रेजेंट करता है टी सेल को या फिर और जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होंगे उनको प्रेजेंट करेगा। तो हमारा जो टी सेल है वो अलग-अलग प्रकार के टी सेल है ना? जिसमें से हमारा जो ये टी सेल है, ये हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है? और ये क्या करता है, सेल पैथोजेंस को खा जाता है, ठीक? तो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, मतलब खा नहीं जाता है, वो इनगल्फ करके लाइसोसोम के साथ डाइजेस्ट कर देता है। अब एमएससी ने क्या किया, प्रेजेंट किया साइटोटॉक्सिक टी सेल को, और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है हमारा, साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, इसके पास भी कुछ रिसेप्टर्स होंगे और ये जो रिसेप्टर्स होंगे इनके साथ बाइंड करेंगे, जिसको हम लोग टीसीआर कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स। टीसीआर क्या करें, टी सेल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे और फिर इसको फाइनली क्या करेंगे, फिर ये क्या करते हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगे, ठीक है? आईएल्स रिलीज करेंगे। अब आईएल्स क्या करते हैं, फिर बी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और फिर बी सेल्स को प्रोलिफरेशन होगा, फिर एंटीबॉडी ये बनाने लगेंगे, ठीक है? क्या बनाएंगे फिर? एंटीबॉडी बनाएंगे। ये पूरी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। ये एंटीबॉडी बनाएंगे, है ना? तो अब ये पूरी कहानी फिर से देख लेना आप रिवाइज करके। तो पैथोजेन आया, पैथोजेन ने फिर उसके बाद से पैथोजेन को एंडोजेनसली उसको तोड़ा गया, एंडोजेनसली तोड़ के क्या किया गया? एमएससी पे इसको लोड किया गया। एमएससी कौन-सा? एमएससी क्लास 1। सो एमएससी क्लास 1 पे लोड किया है। तो एमएससी क्लास 1 का जो पैथोजेन या एंटीजन का लोडिंग होगा या उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, वो एंडोजेनस के थ्रू होगा। तो एंडोजेनसली साइटोसोल में उसको तोड़ा जाएगा, फिर एमएससी क्लास 1 पे लोड किया जाएगा, फिर उसके बाद से उसको जो प्रेजेंटेशन होगा, वो किसको प्रेजेंट करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल को प्रेजेंट करेगा। किसके माध्यम से? टीसीआर। तो टीसीआर और एमएससी क्लास 1 प्रेजेंट करेंगे, जो फिर इसके अंदर से साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ क्या होगा? इंटरल्यूकिन रिलीज होगा, ठीक है? इंटरल्यूकिन बी सेल पे जाएगा, एंटीबॉडी जाएगा। एंटीबॉडी फिर बी सेल से निकलेगा। तो ध्यान देना कि जो टीसीआर है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CD8। कौन-सा इसका होगा? CD8। CD8 के अलावा मतलब टीसीआर ही है, टी सेल रिसेप्टर्स। सो ये जो रिसेप्टर है टी CD8 सेल, इस सेल को कहेंगे CD8 पॉजिटिव। तो ये इसका रिसेप्टर है जो इसके साथ प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? एमएससी क्लास 2 जीन। सो एमएसटी क्लास 2 जीन ये भी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में पाया जाता है। किसमें? मैक्रोफेज है, जैसे डेंड्राइटिक सेल्स है, जैसे बी सेल्स है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ठीक है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। सो वेयर दे आर प्राइमरी प्रेजेंट इन द एक्सोजेनस एक्स्ट्रासेलुलर पेप्टाइड। सो ये एक्स्ट्रासेलुलर पेप्टाइड को डायरेक्टली लोड करके एमएससी क्लास 2 पे फिर टी सेल को, हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट करती है। ये कौन सा है? ये हमारा हेल्पर टी सेल।
ठीक है? और ये हमारा साइटोटॉक्सिक। ठीक है? ये जो डायग्राम है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से और इसको याद रखना है ताकि आपको अगर आप गेट की भी परीक्षा दे रहे हो या फिर कोई भी एमएससी लेवल की परीक्षा दे रहे हो तो उसमें हेल्प करेगी। सो ये एमएससी क्लास 1 हमारा है, ठीक है? ये हमारा एमएससी क्लास 1 है। इसमें क्या होगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये 3 अल्फा मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद ये ट्रांस मेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसके अंदर हेलिकल पार्ट होगा और फिर हमारा एक सी टर्मिनल अंदर की तरफ होगा। एक बीटा माइक्रो ग्लोबुलिन होगा जो कंज़र्व रहेगा। तो कोई भी एंटीजन जो होता है, एंटीजन कहाँ पे आके बाइंड करता है हमारा, जो हम लोग ने बात की थी, वो एंटीजन हमारा यहाँ पे आके बाइंड करता है, ठीक है? और यहीं पे लोड होता है एंटीजन। फिर इसी के माध्यम से प्रेज़ेंट भी करते हैं, तो एमएससी क्लास 1 जो प्रेज़ेंटेशन करता है, वो किसको करता है? एमएससी क्लास 1 करता है CD8 CD8 पॉज़िटिव सेल। कौन-सा होता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है? एमएससी क्लास 2 जो होता है, उसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होंगे, 2 जैसे बीटा 1, बीटा 2, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। ये जो अल्फ़ा 1, बीटा 1 जो है वो वेरिएबल होगा। यहाँ पे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 क्या है? वेरिएबल है। फिर से बता रहा हूँ, एमएससी क्लास 2 में क्या होगा? अल्फ़ा 1 और बीटा 1 क्या है? वेरिएबल होगा। मतलब कि मान लो कभी ये पैथोजन आया, कभी दूसरा पैथोजन आया, तो इसका प्रोटीन एक्स है, इसका प्रोटीन वाई है, इसका प्रोटीन जेड है। ठीक है? तो इसका प्रोटीन मान लीजिए जेड है। तो यहाँ पे हर बार अलग-अलग प्रोटीन आके या फिर अलग-अलग ग्लाइकोप्रोटीन आके या कोई और टॉक्सिन आके यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है? तो हर बार ये फिक्स नहीं रहेगा, ये क्या होगा वेरिएबल होगा। तो अल्फा 1 बीटा 1 क्या होगा वेरिएबल होगा एमएससी क्लास 2 में और अल्फा 1 अल्फा 2 जो होगा वेरिएबल होगा एमएससी क्लास 1 में। बाकी जो नीचे वाले जो डोमेन्स है वो दोनों कांस्टेंट होते हैं। अल्फा 2 बीटा 2 कांस्टेंट है और बीटा 2 और अल्फा 3 कांस्टेंट है एमएससी क्लास 1 के अंतर्गत, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना और बाकी जो एमएससी क्लास 2 का जो प्रेजेंटेशन होता है इसमें ये होता है CD4 वाले सेल में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रेजेंटेशन CD4 CD4 रिसेप्टर है, ठीक है? ये कोई बड़ा तोप का नाम नहीं है, वो जस्ट इट इज़ अ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन व्हाट? टी हेल्पर सेल पे ये प्रेजेंट रहते हैं। चलो यहाँ तक रहने समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? नॉट एक्सप्रेस्ड इन द क्लास 2 में जो होता है वो किसमें एक्सप्रेस नहीं होता? डेंड्राइटिक सेल में होता है, देखा था हम लोग, बी सेल में भी होता है, मैक्रोफेज में भी होता है, किसमें नहीं होता? टी सेल में नहीं होता, ठीक? ये आपका कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का, वाह! 2 मार्क्स का आपने सही कर दिया, बहुत-बहुत बढ़िया है। आप लोग बने रहो पूरे वीडियो के एंड तक। द टाइप ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है किसी और का जो ब्लड होता है उसको निकाल के फिर आरबीसी निकाल के सेल हटा के जो बचा हुआ प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी होंगे। उस एंटीबॉडी वाले प्लाज्मा को हम लोग किसी और के शरीर में डाल रहे हैं तो क्या करते हैं? आर्टिफिशियली डाल रहे हैं, नेचुरल तरीके से तो आ नहीं रहा तो आर्टिफिशियल होगा, सी और डी हो सकता है। एक्टिव क्या होगा मतलब कि अपने आप ही जो एंटीबॉडी है वो बन रहा है शरीर में, नहीं। ये तो किसी और का डाल रहे हैं हम लोग, है ना? ये किसी और का डाल रहे हैं तो क्या होगा? आर्टिफिशियल पैसिव होगा, ठीक? नेक्स्ट क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इमर्ज्ड अर्लीस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन? तो मतलब जो इम्यूनिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, तो इवोल्यूशन में सबसे पहले कौन-सा जो था हमें इम्यूनिटी प्रदान करता था? या डिफेंस सिस्टम कौन-सा था सबसे पहले हमारे शरीर में? हमारे शरीर में नहीं, पूरे इवोल्यूशन के दौरान मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से लेके एक ह्यूमन बीइंग तक। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन हम में तो होता है, लेकिन क्या ये सबसे पहले था? नहीं। एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या ये स्पॉन्जेस और बाकी इसमें छोटे ऑर्गेनिज़्म में होता है? नहीं होता है। फेगोसाइटोसिस होता है, किसमें होता है? अमीबा में भी आपने पढ़ा था, तो फेगोसाइटोसिस इज़ द करेक्ट आंसर। बट आपको सारे ऑप्शंस देखना है, थाइमिक इंडक्शन ये हम लोग में होता है बट छोटे ऑर्गेनिज़म्स में नहीं होता। तो आंसर क्या था? सी, ईज़ी, बहुत ईज़ी। नेक्स्ट क्या है? टी सेल एंड बी सेल्स आर, टी सेल और बी ये तो मतलब बच्चा भी बताएगा, ठीक है? ये तो कोई भी बताएगा, आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए कमेंट में, ठीक है? लिम्फोसाइट होता है क्या बी सेल, टी सेल? ऑफ कोर्स लिम्फोसाइट होता है, ठीक है? एपिथेलियल सेल इसका मतलब सेल नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है? उम, और कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट लाइट चेन 24 किलो डाल्टन, सो टोटल नंबर वेट होता है
तो देखो, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, उसमें 2 हेवी चेन होते हैं ना, ये 2 हेवी चेन हो गए हमारे। इनका जो वेट होता है 50 किलो डाल्टन होता है एक का। फिर 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100 किलो डाल्टन, है ना? तो हमारा आंसर आ गया क्या? नहीं। अब जो हमारे पास जो लाइट चेन है उसका उन्होंने कितना दिया है? 28 दिया है। एक ये 28, ये एक 28, तो 28 गुणे 2, 28 गुणे 2 कितना होगा? 48। 28 गुणे 2 कितना होगा? 48, 48 होगा। तो कितना टोटल कितना हो जाएगा? 48। जोड़ेंगे तो कितना होगा टोटल? इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, 148 किलो डाल्टन इसका आंसर होगा, ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, और इसमें पूछा है, जब भी क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट या इनकरेक्ट, उसको अंडरलाइन कर लेना, ये दिमाग में बैठा लेना। यहाँ पे पूछा है इन एबीओ ब्लड ग्रुप टेस्टिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट होगा? तो ए ब्लड ग्रुप जिसमें होगा, इसमें एंटीजन ए होगा, ए एंटीजन होगा, उसमें विद एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट एग्लूटिनेशन होगा कि नहीं? जरूर होगा। जो भी एंटीबॉडी ए होगा वो आराम से एग्लूटिनेट कर जाएगा और यहाँ पे इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है? आ रही बात समझ? तो ये तो होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। बी ब्लड ग्रुप एग्लूटिनेशन विद एंटीबॉडी ए, ये भी सही है ना? ये भी सही है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप नो एग्लूटिनेशन विद एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ये तो गलत बात है ना। जहाँ पे भी ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों है, तो वहाँ पे ग्लूटिनेशन तो हो गई ना, अगर एंटीबॉडी ए और बी दोनों दे दिया तो। एंटीबॉडी ए या बी दोनों देगा तो ग्लूटिनेशन होगा ही, क्योंकि एंटीजन है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे अगर ए एंटीजन और बी एंटीजन है और एंटीबॉडी भी है, तो एंटीबॉडी ये जाके अटैच करेगा कि नहीं? करेगा ही, ए के भी पास और बी के भी पास, तो ग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे नो लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ग्लूटिनेशन नहीं होगा, ये बात सही है। ये अपना ऑप्शन सही है, लेकिन आंसर हमारा इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो सी होगा आंसर। कह रहा है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। भाई साइटोटॉक्सिक टी सेल को अभी हम लोग ने देखा था, और आपका आंसर साफ साफ आ जाना चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलो देखो, आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। आंसर क्या है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या होता है? एमएससी 1 के माध्यम से, और टी सेल रिसेप्टर जो CD8 है और बाकी जो टी सेल रिसेप्टर्स हैं ना, उनके माध्यम से ये एक्टिवेट हो पाता है, अकेले तो नहीं हो पाएगा। तो इसके 2 आंसर सही है क्या सर? जी, ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का था, और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 0 होती है। अगर सही सही कर दिया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। किसी ने पूछा कि अगर मैंने सिर्फ एक ही आंसर सही किया एमएससी 1, दूसरा नहीं किया, तो क्या मार्क्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिसी है आईआईटी जैम की। आपको सारे ऑप्शन सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स कैन डेवलप फ्रॉम माइलोइड लीनिएज? अच्छा, इसमें एक और बात बता दे रहा हूँ, एक सही, ये दोनों सही किया और एक और आपने गलत आंसर ऑप्ट कर लिया, तो भी आपका नेगेटिव तो नहीं होगा, बट आपको 0 मार्क्स मिलता है, ठीक? नेक्स्ट क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप कैन डेवलप फ्रॉम माइलोइड लीनिएज? भाई साहब, माइलोइड लीनिएज क्या होता है? माइलोइड लीनिएज से लिम्फोइड, ऑलरेडी नाम पे लिखा है लिम्फोइड लीनिएज, ये लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट तो नहीं होगा, ठीक है? मैक्रोफेज और इरिथ्रोसाइट कम्स फ्रॉम द माइलोइड लीनिएज, तो ये आंसर हो गया। अब इसने कहा है कि which of the following features should be present in the protein to generate strong immune response antibody production in an animal cell? किसी भी एनिमल सेल में मतलब एंटीबॉडी बनाने के लिए कौन सा चीज इंपॉर्टेंट होता है इन तीनों में से? तो बी सेल का एटलीस्ट 1 बी सेल एपिटोप होना चाहिए। बी सेल पे एक एपिटोप होना चाहिए, तभी ना जाके कोई सिग्नल उस पे बाइंड करेगा, ठीक है? टी सेल का भी एक एपिटोप होना चाहिए, और प्रोटीलिटिक क्लीवेज साइट होना चाहिए। तो ये तीनों की तीनों जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो जब तक बी सेल इपिटोप नहीं होगा, टी सेल इपिटोप नहीं होगा, तो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और अगर इंटरेक्ट कर भी गए और प्रोटीलिटिक क्लीवेज नहीं हुई, तो फिर वो एंटीबॉडी बी सेल नहीं बना पाएगा। तो आंसर क्या है इसका? 1 2 3।
और कंप्लीट इसमें समझने के लिए हमें एक और चैप्टर देखना पड़ेगा, जिसके लिए आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़रूरी है, ताकि मैं आपके कमेंट के अनुसार पे और भी वीडियोज़ के रिलेटिव लेके आऊँ। नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन इन अ सॉल्यूशन थ्रू। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था, ठीक? तो इसलिए हमें बहुत एप्रोप्रिएट आंसर नहीं ढूंढना, ठीक है? इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही होंगे, देखना। देखो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। तो देखो एंटीबॉडी जब भी बाइंड करता है सॉल्यूशन में एंटीजन के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहेगा, ये सबसे पहला रहेगा, ठीक है? उसके बाद जो होता है वो आयनिक इंटरेक्शन कभी करता है, जैसे सॉल्टेशन लेयर बना देता है। दूसरा, तीसरा वंडर वाल तो आप जोड़ सकते हो, और चौथा, कभी भी गलती से भी कोवेलेंट बॉन्ड मत जोड़ देना, क्योंकि ये छोटा और पुअर और मतलब बहुत ही हल्का बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड आएँगे। ये सारे के सारे इसमें ऑप्शन में आप दे सकते हो। लेकिन बहुत एप्रोप्रिएट क्या है आपका? बहुत एप्रोप्रिएट हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को आप लोगे। तो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर दूसरा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, और तीसरा वंडर वॉल और आयनिक बॉन्ड ले गए। तो चलो यहाँ तक रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर कुछ और छूट गया या फिर कुछ कमेंट, कोई टॉपिक आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताओ। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, और फिर जय हिंद।